हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक फाइनल टच अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग का। हमने अपनी पूरी वीडियोस में सिर्फ थ्योरी करी है, तो इस वीडियो में भी हम सिर्फ थ्योरी ही करेंगे। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल्स आ जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे प्रैक्टिकल्स नहीं होते, वो सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे जाते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स में से भी आ जाती है। तो इस वीडियो में भी हम सिर्फ थ्योरी ही करेंगे और ये फाइनल टच है। इसमें हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस वीडियो से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो थ्योरी नोट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोस्ट अकाउंटिंग? की कोस्ट अकाउंटिंग होती क्या है? सो मीनिंग ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, ये देखो, जब हम कोस्ट अकाउंटिंग की प्रॉपर एक बुक है, ये क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ेंगे, देन हम इसको समझेंगे। ठीक है। सो cost accounting has emerged as a special branch of accounting mainly because of the limitations of financial accounting. It involves recording, classifying, allocating, reporting, and controlling the various costs incurred in operation of an enterprises. Cost accounting is not restricted to past, it concerned with the ascertainment of past, present, expected future cost of product manufactured or service supplied. कि देखो कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, देखो कोस्ट अकाउंटिंग आई कैसे है। देखो, पहले हमारे पास सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस आई है, दैट्स वाई हमारे कोस्टिंग अकाउंटिंग आई है। इसमें सब कुछ होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एलोकेटिंग, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये सिर्फ पास्ट में नहीं रहती है, ये पास्ट, प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर में भी हमारा साथ देती है। देन इन ब्रीफ वी कैन से दैट कोस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखो, कोस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट निकालते हैं किसी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज की। ये हमें एक एनालिसिस देती है, एक एक्सपेंडिचर एनालिसिस देती है, जिससे मेरा टोटल कॉस्ट पता लग जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है। उसके बाद बट ऑल्सो इट्स कॉन्स्टेंट्स, कि देखो प्रोडक्ट का तो बताते कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, बट उसके जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जितने हमने उसमें चीज़ें यूज़ कर, लाइक लेबर, मटेरियल हमने कितना यूज़ करा है, उनकी भी हमें कॉस्ट बता देती है। ठीक है। उसके बाद टू टेक एन एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द मैनेजमेंट टू नो द कॉस्ट ऑफ द शर्ट लाइक 125, द मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द मोस्ट स्पेंड फॉर क्लोथ इन द शर्ट। कि देखो, मुझे सिर्फ शर्ट की कॉस्ट नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि इसमें जो कपड़ा लगा है वो कितना है, थ्रेड्स कितने हैं, लेबर कितना है, ये सब चीज़ें। ठीक है। देन अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स, द सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द सेविंग एंड एक्सेस और एज कम्पेयर द प्रीवियस एक्सपीरियंस और स्टैंडर्ड्स। कि देखो, स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए कॉस्ट चाहिए होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की एक एप्लीकेशन है। देखो, जितने भी प्रिंसिपल्स हमने बनाए हुए हैं अकाउंटिंग में, उन सब की जो हमारे एप्लीकेशन है वो हमारी कॉस्टिंग होती है। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग। देन कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोविजन सच एज एनालिसिस। ये तो छोड़ो, चलो अब कॉस्ट अकाउंटिंग पता लग गया आपको क्या है। एक स्पेशल ब्रांच है जो किसकी लिमिटेशंस है, ये फाइनेंशियल कॉस्टिंग की। और यहाँ पे हम कॉस्ट निकालते हैं फॉर द एक्सपेंडिचर अपने पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, और सिर्फ हमारी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी नहीं, सिर्फ सर्विसेज है उसकी नहीं, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी भी। देन उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। की देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग आई है तो किसी मकसद से तो आई होगी। तो पहला, टू सेट इन द कॉस्ट निकालना। ठीक है। हर किसी प्रोडक्ट, जॉब और डिपार्टमेंट और सर्विसेज की। फिर उसके बाद टू फिक्स द सेलिंग प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं कि हमने किससे क्या प्रॉफिट निकाला है, उन सब के बाद हमारी जो कॉस्ट निकलती है उसके लिए हमारा सेलिंग प्राइस लगता है। देन थर्ड वन, टू असर्टेन प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना है, लाइक कौन सी सर्विस हमें कितना प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, उन सब चीज़ों के लिए। देन अब नेक्स्ट पेज, टू कंट्रोल कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इन टूडेज टाइम ऑफ कंपटीशन, कंट्रोलिंग कॉस्ट इज एमर्जिंग ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। इसमें हम सब कुछ बता देते हैं, लाइक कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग टेक्निक हम ऐसे ही वाइडली यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। देन उसके बाद टू रिड्यूस कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को भी कम कर पाए। तो उसके बाद टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ऐसे। देन उसके बाद टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अपनी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। देन उसके बाद टू असिस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इसलिए क्योंकि हमें पता लग जाएगा ना कि कौन सा कहाँ एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, तो उसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरेंस और हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ,
ठीक है। सो अगर मीनिंग की बात करें तो कोस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये होप सो आ जाए। सो कोस्ट अकाउंटिंग क्या है? कोस्ट अकाउंटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एलोकेटिंग एंड रिपोर्टिंग द वेरियस कॉस्ट इनकरिंग ना ऑपरेशन, जितनी हमारे सब कुछ हो रहा है वो सब हमारी कोस्ट अकाउंटिंग में आ जाएगी। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आएगा? ये एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज करते हैं अपने टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स को। हम इसमें कोस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं अपने हर एक्टिविटीज़ को लेके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? जितनी हमारी मॉनेटरी टर्म्स होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं। देन पर्पस क्या होता है? कोस्ट अकाउंटिंग एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए क्या है? टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, कि उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अकाउंटिंग की, ठीक है। तो उसके बाद इंटरेस्टेड ग्रुप कौन से होता है? ये हमारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को ज़रूरी होती है कोस्ट अकाउंटिंग में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। उसके बाद नेसेसिटी, इनको क्या नेसेसिटी है? सो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज़ वॉलंटरी एक्सेप्ट इन सम इंडस्ट्री, कि वॉलंटरी है, रखनी है तो रखो, नहीं रखनी है तो नहीं रखो। मीन वाइल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो थोड़ी कंपलसरी और थोड़ी नेसेसरी भी है। देन उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स की फॉर्म्स ऑफ अकाउंट क्या है? सो कोस्ट अकाउंट हम प्रिपेयर इन सच वे टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जिससे कि हम मैनेजमेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। और फाइनेंशियल अकाउंट एक ऐसे जिसमें हम इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट वाले के लिए काम आ जाए। देन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक है एट कॉस्ट पे वैल्यू किए जाते हैं। स्टॉक आर वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखो फाइनेंशियल अकाउंट में कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस पे जो भी हमारा कम होगा उससे। देन कंट्रोल की बात करें तो कोस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑफ मटीरियल। हम इसमें प्रॉपर मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स का कंट्रोल देख सकते हैं, बजटरी कंट्रोल देख सकते हैं, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोवाइड नहीं देता है किसी भी कंट्रोल के लिए। देन उसके बाद फिगर्स, कॉस्ट अकाउंट डील विद पार्टली एक्चुअल फिगर्स और पार्टली एस्टिमेट्स के साथ, बट जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है वो सिर्फ एक्चुअल फिगर्स के साथ ही करता है, वो कुछ ऐसे एस्टिमेटेड फिगर्स के साथ चेक नहीं करता। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये यूजुअली मॉनेटरी टर्म्स में चीज़ें फॉलो करता है। देन प्योरली फाइनेंशियल टर्म, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर प्योरली फाइनेंशियल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। और जो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स प्योरली फाइनेंशियल नेचर आर ऑल्सो शोड इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज, कि यहाँ पे से एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएंगे और यहाँ पे हमारी कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं। तो उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंट्स रिवील द प्रॉफिट ऑफ ईच जॉब। जो हमारा प्रॉफिट जो आता है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से ईच जॉब, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, इन सब से आ जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंट है ये प्रॉपर सब बिजनेस का, होल बिजनेस का प्रॉफिट दिखाती है, ठीक है। उसके बाद हाउ डू कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प्स इन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, की देखो रोल क्या है कोस्ट अकाउंटिंग का और वो कैसे हेल्प कर रही है। सो रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प कर रही है। देखो प्लानिंग में क्या होता है कि डिसीजन करना, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो हम प्रॉपर जो प्लानिंग है ये बता देते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट्स तैयार करके दे देती है, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सब कुछ दे देती है तैयार करके, जिससे कि आप अच्छे से काम कर पाओ। देन कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वेदर द एक्शन जो हमने सोचा था वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज पर स्टैंडर्ड्स काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन अ गुड सिस्टम कोस्ट सर्व द मैनेजमेंट एंड फॉलोइंग वेज, कौन कौन से फॉलोइंग वेज में प्रोवाइड कर सकता है। जो कॉस्ट है वो रिकॉर्ड करी जाएगी हर जगह, उसको एनालाइज करा जाएगा वेरियस टेक्निक्स है, जैसे कि EOQ, ABC एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, वेड एनालिसिस, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हम उनको ऐसे ऊपर से रफली पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट कोस्ट डाटा की, कोस्ट डाटा क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोस्ट सिस्टम सिंपली रिकॉर्ड्स कोस्ट फॉर पर्पस फॉर फिक्सिंग सेल प्राइस हैज़ अकम्प्लिश्ड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स मिशन, डिस्कस अदर फंक्शन डस कोस्टिंग परफॉर्म, की उसमें सिर्फ फंक्शंस बताने हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ कोस्ट को एनालिसिस करना, रिकॉर्ड करना। देन उसके बाद असर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ पे बेसिकली हम वो सारे काम लिखेंगे जो हमारा
मतलब सिर्फ फंक्शंस। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेंगे। अब देखो शुरू के लाइन उन्होंने काफ़ी बच्चों को समझ में भी नहीं आई होगी और हमें एग्जाम में भी नहीं आएगी। तो हम सिर्फ यहाँ पे फंक्शंस लिखा है और फंक्शंस को देख के हम लिख देंगे। देखो आँख लिखने से अच्छा हम कुछ लिख कर आएँ, ठीक है। तो फंक्शन से याद कर लेना फंक्शंस की। बेसिकली कोस्ट अकाउंटिंग के ज़्यादा फंक्शंस नहीं है। जो हमारी न्यू ईयर बुक है उसमें सिर्फ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, सिर्फ 6 हैं। असरटेनमेंट एंड रिडक्शन, कंट्रोल, ये 3-4 बस ऐसे से ही हैं। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिसीजन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कॉस्ट रिडक्शन, ये सब चीज़ें ज़्यादा लिख के आओगे कोई बात नहीं, तो ओके। उसके बाद गुड सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड सिस्टम ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग सर्व एज अ मीन्स। अच्छा ये रह गया ना समझाना। हाँ, तो रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ कोस्ट, की कोस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। असरटेनमेंट ऑफ कोस्ट, की कोस्ट को निकालना, हर जॉब की, ऑपरेशन की, प्रोसेस के, डिपार्टमेंट की। देन प्रॉफिट्स निकालना। देन स्टॉक को वैल्यूएशन करना इन द सेंस वीकली, मंथली, क्वार्टरली, उन सबको वैल्यूड करना कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन की, आप फर्दर फ्यूचर में क्या एस्टिमेट करके चल रहे हो। देन कॉस्ट कंट्रोल की, आप कंट्रोल कैसे करते हो, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हो उसको कंट्रोल करने के लिए। देन उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए कि वैल्यूएशन, एनालिसिस, टाइम एंड मोशन स्टडी की, जिससे कि हम कॉस्ट को हर पॉसिबल एंगल से उसे कम कर पाएँ। देन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करा। देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में पीछे बढ़ गए हैं। Then, a good system of costing serves as a means of control over expenditure and helps to secure economy in manufacture. Discuss the statement how the objects and functions of cost accounting. कि देखो गुड जो कोस्ट सिस्टम होता है उसका मतलब होता है कंट्रोल करना एक्सपेंडिचर को और अपने इकॉनमी को सिक्योर करना। तो हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस बताने हैं अकाउंटिंग के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इज व्हाट असेंशियल रिस्पेक्ट्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग एंड की इकॉनमी एंड मैन्युफैक्चरिंग की, वो किस तरह से इकॉनमी में हेल्प करती है। सो वो किस तरीके से हेल्प करती है। दिस स्टेटमेंट डिस्कस इन 2 पार्ट्स। सो फर्स्ट वाले का है अ गुड कोस्ट सिस्टम सर्व एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, की कंट्रोल को मतलब एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर हमारे 3 ही लगते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है। अब मटेरियल में वो कैसे कर सकते हैं। So, a significant proportion of companies fund invested in materials in inventories में लगता है, मटेरियल्स में लगता है कि आप किस तरह से उसको हैंडल करने वाले हो। तो इन सब के लिए आपको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है और इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स भी बनाई है, लाइक फिक्सेशन ऑफ स्टॉक एंड वैल्यू, EOQ, ABC एनालिसिस, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, वेड एनालिसिस, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ लेबर, कि आप लेबर को किस तरह से कंट्रोल करोगे। सो लेबर को कंट्रोल कराने के लिए हमने कुछ स्टडीज़ बनाई हैं, लाइक मोशन स्टडी बनाई है, जॉब इवोल्यूशन, मेरिट रेटिंग, ओवर टाइम एंड हमारा एक्स्ट्रा वर्क, ये सब चीज़ें। देन कंट्रोल ऑफ ओवरहेड्स, कि अब ओवरहेड्स को किस तरह से चार्ज करने वाला। देन उनकी गुड डील करनी पड़ती है, हर चीज़ में अल्ट्रेशन करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, जिससे कि जो हमारे ओवर्स है वो काम पे चलते रहे। फिर उसके बाद अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग हेल्प टू सिक्योर इकॉनमी इन मैन्युफैक्चर, कि वो इकॉनमी में कैसे मैन्युफैक्चर करेगी। सो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एंड उसके बाद ये स्टेटमेंट करेक्ट। अ गुड सिस्टम जो इकॉनमी में अच्छे से हेल्प करता है, ये आइडेंटिफाई अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ एंड इफिशिएंसीज चीज़ों को बताता है, इकॉनमी बताता है हर चीज़ में कैसे है। देन ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पूछे थे। ऑब्जेक्टिव्स हम अभी करके आए हैं कि रिकॉर्ड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये करते हैं। फंक्शन से वही था असरटेनमेंट वाला, रिडक्शन वाला एंड असरटेनमेंट वाला, रिडक्शन वाला और ऑडिट वाला। हाँ, एक कॉस्ट ऑडिट भी करता है एज अ फंक्शन एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन, दैट इज कोस्ट अकाउंटिंग इज एन इनडिसिपेबल टूल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड ब्रिंग आउट द नेचर एंड स्कोप। हमें इसमें नेचर एंड स्कोप बताना है कि स्कोप क्या है। सो देखो पहले देखो नेचर की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी, साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस, कि क्या है। तो अगर स्कोप की बात करें तो वो क्या करता है, और जो स्कोप में पीछे फंक्शंस बोल रही थी ना वो यहाँ आएगा स्कोप में। रिकॉर्डिंग ऑफ कोस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट, कोस्ट अटेनमेंट, एस्टिमेट एंड कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन एंड कोस्ट ऑडिट। तो पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि कोस्ट जो है ये मॉडर्न मैनेजमेंट में काम आता है। इसके स्टेटमेंट को देखो, कोस्ट अकाउंटिंग है एक इन डिस्पेंसिबल टूल है हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट का। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि ये फंक्शन है जो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देख लेता है, हर चीज़ कर लेता है। प्लानिंग में बता देना पहले कि प्लानिंग किस तरह करता है, डिसीजन मेकिंग किस तरह करता है, कि प्राइस कैसे फिक्स करना है, मार्केट में कैसे लाना है कैसे नहीं लाना है, सिलेक्शन कैसे करना है, टेम्परेरी शटडाउन कैसे करना है। देन कंट्रोल की एनालाइज करता है कैसे कैसे क्या होगा और इसके कुछ
फंक्शंस वगैरह भी हैं। देन उसके बाद अगर फिर उसने पूछा हमसे नेचर, और अगर नेचर में है तो वो तीन ही चीज़ें आएंगी, साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस। साइंस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक नॉलेज है। आर्ट कैसे है, क्योंकि उनको हमें अप्लाई करना है प्रिंसिपल्स को। एंड प्रैक्टिस कैसे है, क्योंकि हमें सब कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। देन स्कोप की बात करें तो रिकॉर्डिंग ऑफ कोस्ट की, देखो स्कोप इन द सेंस कि वो क्या क्या कर सकता है, वो हमारा रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट कर सकता है, कोस्ट असरटेनमेंट निकालना, देन कोस्ट एस्टिमेट करना, देन कोस्ट कंट्रोल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारा कोस्ट रिडक्शन, कोस्ट रिडक्शन एंड कोस्ट ऑडिट। देन उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द लिमिटेशंस ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग की, कोस्ट अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस है। तो कोस्ट अकाउंटिंग एक तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, एस्टिमेट निकलता है तो ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, और ये प्योरली और हमारे एस्टिमेटेड पे काम करता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गिव ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कोस्ट अकाउंटिंग की। कोस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस भी हैं। क्या ऑब्जेक्शन है कि नेसेसरी नहीं है, एक्सपेंसिव है, लिमिटेड यूजर्स के बिना भी काम हो सकता था, और ये मैकेनिकल इन नेचर है, ना ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, ये रहा नीचे क्वेश्चन कि ये ज़्यादा एक तो अननेसेसरी है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इसके बिना भी काम चला सकते थे। एक्सपेंसिव है, देखो इनको डिटेल में हमने डिटेल्ड वीडियो में पढ़ लिया है, हम इसमें सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, और जो ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो वर्ड टू वर्ड करेंगे। ठीक है, तो फेलियर इन मैनी केसेस की, काफ़ी ज़्यादा केसेस में फेल भी हो चुकी है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस आर गवर्न बाय ट्रेड कंडीशंस एंड नॉट बाय कोस्ट, सो कोस्ट अकाउंटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस। ये देखो सेलिंग प्राइस है वो ट्रेड कंडीशन से चेक होते हैं, बट जो कोस्ट अकाउंटिंग से हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, तो अभी इस स्टेटमेंट को ट्रू है कि नहीं। सो सेलिंग प्राइस आर गवर्न बाय ट्रेड कंडीशंस नॉट बाय कोस्ट, सो कोस्ट अकाउंटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस मैटर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि करेक्ट नहीं है। हर जगह पे डिमांड एंड सप्लाई से चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ जगह पे हमारी कोस्ट से भी होती है। देन उसके बाद फॉर देवर फंक्शंस, देन हाउएवर द वेराइटी ऑफ सिचुएशंस की वेराइटी ऑफ सिचुएशंस आती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो। दैट्स व्हाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अ फोरसाइट नॉट अ पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन, इट टर्न्स इनटू लॉसेस इनटू प्रॉफिट, स्पीड अप एक्टिविटी, लिमिटेड वेस्ट, डिस्कस के आपको बस डिस्कस करना है कि जो ये कि फोरसाइट मतलब आगे आने वाला देखता है, पोस्टमार्टम मतलब पास्ट नहीं देखता है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। सो क्योंकि देखो हम कंट्रोल कर रहे हैं, प्लानिंग कर दो फॉर द फ्यूचर ही कर रहे होंगे। सो द कोस्ट अकाउंटिंग एग्जामिनेशन रिटर्न लॉसेस एंड स्पीड अप द स्टेटमेंट इज डिस्कस इन टू पार्ट्स, इसको टू पार्ट्स में करा है। पहला पार्ट है इसका कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फोर साइड नॉट अ पास्ट मॉर्टम, कि वो पास्ट मॉर्टम नहीं है, जो स्टेटमेंट है ज़्यादा हद तक करेक्ट है, और क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा इतना नहीं करती है, फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा करती है, और इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग नॉट ओनली डील्स विद असरटेनमेंट विद द एस्टिमेट बट ऑल्सो डील्स विद एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेशन मतलब जो प्रेजेंट में कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, तो यहाँ पे उस वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करा है। नेक्स्ट में हमने जस्टिफाई करा है, कोस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोस्ट, कंट्रोल कर रहे हैं कि कैसे कैसे बजट वगैरह बनेंगे, तो डिविजन चेक करना, ये सब चीज़ें। देन कोस्ट अकाउंटिंग इज ए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद पार्ट टू में करेंगे, इट टर्न लॉसेज इनटू प्रॉफिट्स, की लॉसेस को वो प्रॉफिट्स में कर रहा है, और अपनी एक्टिविटीज़ को स्पीड अप कर रहा है और एलिमिनेट्स कर रहा है वेस्टेज को। सो कोस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड रिलायबल डाटा देती है, अवेलेबिलिटी एक्यूरेट डाटा देती है, लॉसेस से एफिशिएंसीज पता लग जाती है विद एनालिसिस। देन उसके बाद पार्ट टू, इट टर्न लॉसेज इनटू प्रॉफिट्स, की वो लॉसेस को प्रॉफिट्स में कैसे कन्वर्ट कर देता है। जो सेकंड पार्ट है ये भी तो करेक्ट हो सकते हैं, लॉसेस को प्रॉफिट्स में कर देता है और काफ़ी सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देता है, जैसे कि रिलायबल डाटा देता है प्रोडक्शन निकालने के लिए, एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है, वेड एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इतने सारे मेथड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, दैट इज़ describe the principal characteristics of a good cost accounting in a manufacturing concern, how is far cost information helps the following purpose, कि जो डिस्क्राइब करना है कि प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोस्ट अकाउंटिंग के, और कैसे हेल्पफुल है फॉलोइंग पर्पस में, लाइक फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइसेस में, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट में, डिसीजन मेकिंग में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सिंप्लिसिटी है, सुटेबल है, फ्लेक्सिबल है, इकोनॉमिकल है, कंपैरेबल है, मिनिमम क्लर्कल वर्क है, रिपोर्टिंग
then minimum clerical reporting, prompt cost information, standardization of form, efficient control, accountability, reconciliation, staff cooperation. then उसके बाद uses of cost information for various purposes, कौन कौन से पर्पज के लिए, तो फिक्सेशन ऑफ प्राइस कैसे हो सकता है, जो डिमांड एंड सप्लाई है देन मार्केट में एक ग्रेट एक्सटेंट तक जाता है, जहाँ से प्रोडक्शन में पता लग जाता है, इसके लिए नेसेसरी होता है कि डाटा क्या कैसे सप्लाई हो रहा है। तो कुछ जो सेलिंग प्राइसेस होता है वो टोटल कॉस्ट पे बेस होता है, तो उन्हीं सब चीज़ों से हम निकाल लेते हैं कि सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स होता है। नेक्स्ट पेज, दैट इज़ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट कितनी निकलती है हमारी, सिर्फ कॉस्ट तीन होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की, आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, सेम एज इट इज़ जो पीछे पढ़ के आए हैं वही है। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन, की डिसीजन कैसे लेते हैं, तो डिसीजन किसके लिए होता है, सेलिंग प्राइस क्या है, न्यू प्रोडक्ट लाना है कि नहीं लाना है, बाय करें कि नहीं बाय करें, सूटेबल प्रोडक्ट क्या है, कैसे शट डाउन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के। सो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री अलग होता है कि आपको कॉस्टिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। पहला हमारा यूनिट, सिंगल और आउटपुट मेथड है। इसमें क्या होता है कि हमारा सिंगल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, मतलब जो हम दिस मेथड इज़ यूज बाई कंसर्न प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोडक्ट, जो सिंगल प्रोडक्ट करते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं करते हैं, जो कि क्वांटिटीज़ में लाइक नंबर्स, किलोग्राम, टोन्स वगैरह में होता है। इनका सिर्फ होता है कि हमारा आउटपुट कितना निकल रहा है, एंड देन उसके बाद इससे कोस्ट शीट बनती है। और ये कहाँ कहाँ काम होता है, ब्रिक्स, सीमेंट, फ्लावर, पेपर मिल, कोल्स माइन, सिगरेट्स, ब्रेवरीज, कॉरीज एंड डेयरीज, इन सब चीज़ों में, जो कि हमारा सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट देती है। देन जॉब कॉस्टिंग क्या आता है, दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे कोई स्पेसिफिक किसी एक पर्सन के लिए हमें जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए जब हमारी कॉस्ट निकाल जाते हैं, उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ काम होती है, प्रिंट प्रेस में, रिपेयर में, इंटीरियर में, शिप बिल्डिंग में, टूल मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टीजिंग एंड पेंटिंग, फर्नीचर, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मोटर वर्कशॉप, फैब्रिकेशन में। देन उसके बाद बैच कॉस्टिंग क्या होती है, हम प्रॉपर बैच में सामान बनाते हैं, हम थोड़ा लार्ज प्रोडक्ट पे, लार्ज स्केल पे बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, स्पेयर पार्ट्स, इन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग होती है, जब कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट खींच लेता है, जैसे कि रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, इन सब जगहों पे। देन उसके बाद हमारी प्रोसेस कोस्टिंग, जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा माइनर से स्टेप होते हैं फॉलो करने के लिए, जो फाइनल प्रोडक्ट तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लाइक पेपर मिल्स, केमिकल्स, स्टील और रिफाइनरी, शॉप, शुगर, रबर्स। देन ऑपरेशन कॉस्टिंग इज सिमिलर टू प्रोसेस कॉस्टिंग, बस इसका डिफरेंस है कि यहाँ पे हम यहाँ पे अलग अलग ईच प्रोसेस को अलग तरीके से देखते हैं। देन उसके बाद ऑपरेशन और सर्विस कॉस्टिंग, की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हॉस्पिटल्स, पावर सप्लाई, एयरवे, कंप्यूटर सेंटर्स, होटल, एजुकेशन, रेलवेज। देन उसके बाद मल्टीपल और कंपोजिट कोस्टिंग, व्हेन मल्टीपल कोस्टिंग वी मीन एप्लीकेशन ऑफ टू और मोर मेथड, जहाँ पे टू और मोर मेथड्स हो रहे हैं एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम मल्टीपल और कंपोजिट। जैसे कि बाईसाइकिल्स, इनके कुछ पार्ट्स यहाँ होता है, कुछ पार्ट्स वहाँ से होते हैं, सबको मिला के एक बाईसाइकिल बनता है। तो बाईसाइकिल, कंप्यूटर्स, मोटरसाइकिल्स, देन एरोप्लेन्स, रेडियोज, इंजन्स वगैरह, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद हमारा विच मेथड इज़ यूज़, की अब यहाँ पे तो सिर्फ एग्जांपल है कि नर्सिंग के लिए क्या यूज़ हो रहा है, ऑपरेटिंग, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए ऑपरेटिंग, फिर उसके बाद टेक्सटाइल्स के लिए क्या हो रहा है, प्रोसेस, देन रिपेयर शॉप, जॉब पोस्टिंग, देन हमारी शिप बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, बाईसाइकिल हमारा मल्टीपल है, एडवर्टीज हमारी जॉब पोस्टिंग, यही सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे भी सिर्फ एक आंसर ही है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये एक बारी पढ़ लेना 16th वाला, कि नेम ऑफ इंडस्ट्री, एडवर्टीजिंग में क्या यूज़ होता है, किस में क्या यूज़ होता है, प्रॉपर एक लिस्ट बनी हुई है। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारी फर्स्ट चैप्टर का, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोस्टिंग, की कोस्टिंग के टाइप्स कितने हैं और टेक्निक्स क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास 5 हैं, ये न्यू सिलेबस में भी है, डायरेक्ट, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल, स्टैंडर्ड्स एंड यूनिफॉर्म। कि डायरेक्ट कोस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग क्या है। सो डायरेक्ट कोस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कोस्टिंग विच प्रोड्यूस चार्ज ओनली दोज डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन, जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अब्जॉर्प्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कोस्टिंग वेयर ऑल कोस्ट वेरिएबल और फिक्स आर चार्ज इनटू, जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स एंड फिक्स दोनों चीज़ें चार्ज हो रही है। देन मार्जिनल कोस्टिंग क्या है, CIMA की
मार्जिनल कॉस्टिंग इज एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स पे इफेक्ट करती है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाने में हेल्प करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। और ये बुक थोड़ी पुरानी है, तो आई थिंक सो इसमें हमारा CIAS नहीं है और हमारा गैप भी नहीं है, जो हमारा लास्ट टॉपिक थे हमारी बुक के, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी नहीं है। तो वो आप अपने नोट से कर लेना। अब इसमें नहीं कराया दैट डजंट मीन कि वो आएंगे नहीं, कुछ भी आ सकते हैं, तो सिर्फ एक क्विक रिविजन्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कोस्ट शीट की कोस्ट शीट क्या है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोस्ट एंड एक्सप्लेन द ब्रीफली इसके एलिमेंट्स क्या है। सो मीनिंग ऑफ कोस्ट की कोस्ट क्या है। सो द टर्म कोस्ट डज नॉट हैव इंडेफिनिट मीनिंग, इसकी कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं है, बट हम इसको बता सकते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर आया, प्राइस नहीं, सिर्फ हमारा एक्सपेंडिचर कितना आया उसको हम कोस्ट बोल सकते हैं। कि हमारी एक्चुअल कोस्ट मतलब उस प्रॉपर हमारा दी एक्सपेंडिचर क्या है, एक्चुअल अमाउंट क्या है, नोशनल अमाउंट क्या है। तो उसके बाद जो अमाउंट हम उसको द अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स इन सब चीज़ों के। एंड उसके बाद नोशनल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। जो नोशनल होता है वो किसी कैश आउटफ्लो के लिए नहीं होता है, ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है डीम टू हैव बीन इनकरेड एंड एट्रीब्यूट नॉट एक्चुअली पेड, जो हमने एक्चुअली तो पेड नहीं करा बट हमारे पैसे लगे, जैसे कि रेंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, जो हमारा ये होता है नोशनल कोस्ट। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं। कोस्ट के पास 3 एलिमेंट्स हैं, मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो मटीरियल की बात करें तो डायरेक्ट मटीरियल है, मटीरियल जो हमने प्रोडक्ट यूज़ करा है। तो इन्हें 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटीरियल कौन सा होता है, जो हमने डायरेक्टली यूज़ करा है प्रोडक्शन में, जैसे कि जो हमारा इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, जैसे कि पेपर हमारा बुक में, शर्ट में हमारा शर्ट के लिए क्लोथ, ऐसा। देन इनडायरेक्ट मटीरियल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है बट उसमें लगे होते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट, ग्रीसेस, कॉटन, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद लेबर जो हमारे हमने जो लेबर इज द सेकंड मेजर एलिमेंट है। देन उस पर डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो हमने प्रोडक्शन में लगाए हैं, जो हमारे लेबर्स, एक्चुअल लेबर्स लगे, जिनको हम वेजेस देते हैं, इनको प्रोडक्टिव लेबर भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट लेबर जैसे कि सुपरवाइजर, मकैनिक्स एंड स्वीपर्स वगैरह। देन अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो अदर एक्सपेंसेस क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जॉब, प्रोसेस, इन सब के चीज़ों के लगते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड, डिज़ाइन, टूल्स वगैरह। और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से, जैसे कि रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद हमारा आ जाता है ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स क्या होता है। सो ओवरहेड्स क्या होता है, ये एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब कि इन जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उन सब के लिए। देन उसके बाद ओवरहेड्स को हमने फर्दर क्लासीफाई करा 4 कैटेगरीज में, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या होता है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। अभी तीनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट वालों को अलग कर देते हैं, और जो जितने भी तीनों के इनडायरेक्ट है, इन इनडायरेक्ट को मिला के हमारे ओवरहेड्स बनते हैं। और जो ओवरहेड्स है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास एक ये है कोस्ट क्लासिफिकेशन की। कोस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, कोस्ट में भी क्लासिफाई इन वेराइटी ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड इन्फॉर्मेशन की नेचर, और इन पे की मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो देखो, अगर हमारी बात करें नेचर और एलिमेंट पे, तो 3 में है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड रिसर्च में। अगर वेरिएबिलिटी की बात करें तो फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। अगर आइडेंटिफाइबल की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाते हैं। नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मल कॉस्ट एंड अबनॉर्मल कॉस्ट बात करें। अगर हमारे कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल आ जाता है। और मैं डिसीजन मेकिंग की बात करें तो संक कोस्ट, कन्वर्जन कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, शट डाउन कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट, डिफरेंशियल कोस्ट, ये सब चीज़ें कोस्ट आ जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। क्योंकि नेचर की बात करते तो क्या आते हैं, नेचर की बात करते हमारे पास 3 आते हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। सो मटेरियल में क्या आ जाता है, सारे सब्सटेंसेस जो हमने यूज़ करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो हमें ज़्यादा डायरेक्ट हमें दिख जाते हैं, और इनडायरेक्ट जो हमें नहीं दिख पाते हैं मटेरियल। देन लेबर हमारे कितने, तो डायरेक्टली जो सामान बना रहे हैं हमारा, इनडायरेक्ट जो नहीं बना रहे हैं बट हमें काम होता है। देन अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही की जिन्हें टूल्स, डिज़ाइन वगैरह, और इनडायरेक्ट वही जो हमें रेंट, टैक्सेस वगैरह। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग द फंक्शंस की। फंक्शन से बेसिस पे बात करें तो फंक्शंस के बेसिस में क्या हो जाता है,
प्रोडक्शन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहाँ से प्रोडक्शन जा रहा है, फैक्ट्री पावर, कंज्यूमेबल, लुब्रिकेंट्स, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, फैक्ट्री प्लांट, ये सब चीज़ें। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या जाता है, ऑडिटर्स फीस, बैंक चार्जेस, ये सब चीज़ें। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ फ्री सैम्पल्स एंड सेल्स, ये भी आगे एक पूरा पैराग्राफ आने वाला है, तब पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें तो वेरिएबिलिटी कैसे होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो चेंज नहीं होती है ज़्यादा टाइम तक, एंड वेरिएबल कॉस्ट जो हमने फर्दर कभी भी चेंज कर सकते, जैसे कि मटेरियल, लेबर एंड पावर कंज्यूम, ठीक है। उसके बाद सेमी वेरिएबल्स होता है जो कभी तो इसमें आ जाता है और कभी उसमें नहीं आ जाता है, ठीक है। एकदम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबल ऑफ कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि ईजीली और कन्वीनियंटेबल है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ईजीली एंड इनकन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दैन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल जो कि हम नॉर्मल कंडीशंस में लगा सकते हैं, एंड उसमें अब नॉर्मल जो नॉर्मली नहीं लग सकती हैं। दैन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी जिन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, जैसे डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, इन सब पे। दैन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिन पर आपको कोई कंट्रोल है, जैसे लुब्रिकेंट्स कितना यूज़ हो रहा है, मशीन्स खराब हो गई, उन सब चीज़ों पर। दैन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग पे। संक कॉस्ट, दीज आर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट लगते हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग में काम आती हैं। देन कन्वर्जन कॉस्ट जो हमारे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक लेके जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारा नेक्स्ट फॉरमोस्ट बेस्ट प्लान होता है। शट डाउन कॉस्ट जब आप बंद कर रहे होते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट होते हैं, इसे इम्प्लाइड कॉस्ट भी बोलते हैं, वो कॉस्ट होती है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए लगाए जाते हैं बट एक्चुअल कैश आउटले नहीं लगता, जैसे कि वही नोशनल टाइप का है ये। देन उस पर रिप्लेसमेंट को जब आपको रिप्लेस करते हो, मार्शल को जब कोई आप एडिशन करते हो, डिफरेंशियल को जब आपको इट चेंज द कॉस्ट ड्यू टू चेंज लेवल ऑफ एक्टिविटी, जब आप कुछ चेंजेस की वजह से कोई कॉस्ट में चेंज आता है। दिस बाद व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट शीट, एंड कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर होती है, कि कॉस्ट शीट क्या होती है। सो देखो, कॉस्ट शीट एक ऐसी पीरियडिकल स्टेटमेंट है जो कि बनाया जाता है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एंड कॉस्ट यूनिट निकालने के लिए, कि पर्टिकुलर के लिए भी एंड टोटल के लिए भी। देन उसके बाद इट प्रिपेयर द एक्शन ऑर्डर टोटल। देन उसके बाद कोस्ट शीट है, डॉक्यूमेंट है जो डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है हर चीज़ के बारे में, कितना है, क्या है एंड कैसे है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ कोस्ट शीट, दो तरह की कोस्ट शीट होती है, एक होती है हिस्टोरिकल कोस्ट शीट और एक होती है एस्टिमेटेड कोस्ट शीट। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कोस्ट शीट के क्या होते हैं, सर्टेनिंग के लिए, फिक्सेशन के लिए, कॉस्ट कंपैरिजन के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए। देन फॉर्मेट्स ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट शीट का क्या फॉर्मेट है वो कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सबको डायरेक्ट को प्लस कर लोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब हम बारी ओवरहेड्स को ऐड करने की, अब इसमें फैक्ट्री वाले करोगे तो हमारा फैक्ट्री वर्क कॉस्ट आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाले करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, प्रॉफिट ऐड करोगे तो हमारी सेल्स निकल के आ जाएंगी। और डिटेल में इसको यहाँ पे लिखा है, तो अभी थ्योरी वाले तो क्या ही करेंगे इसका। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अब हमने इन्होंने आइटम्स बांट दिए हैं कि फैक्ट्री में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, तो ये तो आपको खुद ही रीड करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकल वालों के लिए ज़्यादा काम का है। तो देखो, ये मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ, ये सब चीज़ें। और इसके बाद एक जो ये चीज़ें ये भी हैं, ये सब हमारी, ये सब चीज़ें हमारी डिफ़ाइन कर दी हैं अलग अलग, कि जब कोस्ट शीट बनाते हैं तो जिससे कि आप इसकी हेल्प से कोस्ट शीट अच्छे से बना पाओ। तो उसके बाद एक कोस्ट शीट मैन्युफैक्चर कर देते हैं, टर्म्स एक्सक्लूडेड अंडर कोस्ट शीट इन कौन सी नहीं आती हैं, ये सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल चूजिंग यू रिक्वायर टू, ये वही चीज़ है कि देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि आप इनको कहाँ कहाँ डालोगे, कौन सी सेलिंग में डालोगे, कौन सी किस में डालोगे, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मटेरियल, मतलब नेक्स्ट चैप्टर कि मटेरियल क्या है, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय परचेजिंग ऑफ मटेरियल, डिस्कस द परचेज प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है, क्या समझते हैं आप इससे, और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मतलब स्पेसिमेन देना है। फिर उसके बाद परचेजिंग ऑफ मटेरियल क्या है, सो मटेरियल कंसिस्ट मेजर पार्ट, की प्रोडक्ट का मेजर पार्ट है कि कैसे करना है, और इसको हम प्रॉपर कंट्रोल करके चलते हैं। एंड परचेजिंग इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, और परचेजिंग ही मटेरियल कंट्रोल का एक एलिमेंट भी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या से क्या प्रोसीजर होने वाला है, सफिशिएंट है कि नहीं है, राइट टाइम पे राइट सोर्स, राइट क्वांटिटी, सब कुछ हमें राइट मिले। देन नॉलेज होनी चाहिए सारे टाइप के परचेजेस की। जो मेन फंक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट के वो क्या होता है इसमें, कि क्या परचेज़ करना है, कब करना है, कितना करना है और कहाँ से करना और किस प्राइसेस पे करना है। सो परचेजिंग प्रोसीजर क्या है, सो पहला आता है रिसीविंग अ परचेज रिक्वेजिशन, कि पहले आपको एक परचेज रिक्वेजिशन मिलेगा कि आपको, कि हमें परचेज कुछ करना है, डिपार्टमेंट से आता है ये, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका
परचेज रिक्वेजिशन का स्पीसमैन, देन ये रहा। और ये एग्जाम में शायद आ भी सकता है, ठीक है, तैयार रहना। देन इनवाइटिंग कोटेशन की कोटेशन इनवाइट करना है। देन आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ परचेजिंग द परचेज जो कोटेशन तैयार करता है कि कितना कैसे की प्राइस ऑफ कोटेड क्या है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये सब चीज़ें की सिलेक्ट करते हैं कि मतलब सप्लायर को सिलेक्ट करना क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, कि फिर आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है। अभी मेरे ख्याल से जो न्यू बुक आई है उसमें ये थोड़ा और लेंथी कर दी है कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, सप्लायर असिस्ट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर है। देन उसके बाद रिसिप्ट करनी होती है इंस्पेक्शन के लिए। देन चेकिंग एंड पासिंग द बिल ऑफ पेमेंट, ये सब चीज़ें आप न्यू बुक के अकॉर्डिंग करना है। ये वाले क्वेश्चन को भी इस बुक से स्किप कर देना, ज़्यादातर मैं यही सजेस्ट करूँगी। तो उसके बाद व्हाट इज़ सेंट्रलाइज परचेजिंग, की सेंट्रलाइज परचेजिंग क्या होती है, इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो सेंट्रलाइज परचेजिंग क्या होती है, जो कि सारा परचेज़ का सामान है एक सारे सेपरेट डिपार्टमेंट से करा जाता है, सेपरेट मैनेजर से। तो इसके क्या मेरिट्स हैं कि स्पेशलाइज होता है, एक्सपीरियंस होता है, बल्क में सामान आ जाता है, डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है, देन बेटर कंट्रोल हो जाता है, सेविंग हो जाती है टाइम की, एफर्ट्स की, क्लरिकल वर्क की। देन डीमेरिट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, रॉन्ग परचेजेस ले देते हैं, कभी डिले हो जाता है, रिप्लेसमेंट भी में भी ज़्यादा टाइम लगता है। देन अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ बिन कार्ड, कि बिन कार्ड क्या होता है, उसका स्पेसिफिक स्पेसिमेन देना है। सो बिन कार्ड क्या है, एक ऐसा कंटेनर है, रैक है, शेल्फ है, ड्रॉर है, जिसमें सारा मटेरियल संभाल के रखते हैं। और सेपरेट बिन भी बनाया जाता है, जैसे कि मटेरियल बिन ए एंड जो कि मटेरियल बिन 2। देन उसके बाद यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। और इसका बिन कार्ड की क्या कैसे बनता है, सो ऐसे बनता है कि बिन नंबर, डिस्क्रिप्शन, आइटम कोड क्या है, स्टोर लेजर क्या है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सब चीज़ें। देन रिकॉर्डिंग प्रोसीजर क्या होता है इसका, कि रिसिप्ट ऑफ मटेरियल से जब बनती है तो जब शॉपकीपर है वो एंट्री करता है क्या कितनी क्वांटिटी है, कैसे है। तो उसके बाद इशू ऑफ मटेरियल कितना है। देन बैलेंस कॉलम में सब कुछ आ जाता है कि बैलेंस कितना बचा है। देन उसके बाद यूटिलिटी और एडवांटेजेस क्या है, कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स प्रोवाइड करता है, शॉप स्टोर कीपर के पास रहता है। देन उसके बाद व्हाट इज स्टोर लेजर, गिव द स्पीसमैन, कि स्टोर लेजर क्या है। देन उसके बाद ये रहा। सो स्टोर लेजर, सो स्टोर लेजर इज़ अ लेजर कंटेन द अकाउंट्स ऑफ द वेरियस स्टोर आइटम्स, की वेरियस स्टोर आइटम्स की कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो यूज़ होते हैं मेरिट अकाउंटिंग के लिए। सिमिलरली जो बिन कार्ड्स होते हैं, एक्सेप्ट दैट बिन कार्ड ओनली कंटेन क्वांटिटिव, जो बिन कार्ड होता है उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ें आ जाती हैं। स्टोर लेजर में सारी इन्फॉर्मेशन भी रखता है, तो बहुत क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू कितनी है उनकी, तो जैसे कि लूज लीव वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। देन स्टोर लेजर का यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है। तो उसके बाद बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर्स में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सो डिफरेंस है कि ये सिर्फ क्वांटिटी करता है और ये क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों करता है। और ये स्टोर कीपर बनाता है, ये क्वेश्चन डिपार्टमेंट बनाती है। देन यहाँ पे सिर्फ बिन कार्ड नॉर्मली बनाया जाता है, ट्रांजेक्शन होती है यहाँ पे हमारा सब कुछ, ट्रांजेक्शन जो बनती है मतलब सब कुछ चीज़ें पोस्ट करी जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बनाने के बाद और यहाँ पे बनाने से पहले रिकॉर्ड करी जाती है। तो उसके बाद ये फॉर अकाउंटिंग, ये अकाउंट पीरियड के लिए नहीं होता है। स्टोरेज में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए होता है, जो एंट्री होती है पहले बनाई जाती है, स्टोरेज में एंट्री बाद में बनाई जाती है। तो उसके बाद बीन कैप जो स्टोर्स के अंदर रखा जाता है और जो स्टोरेजर्स है वो स्टोर्स के बाहर रखा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ मटेरियल कंट्रोल। हमने मटेरियल कंट्रोल भी इसी में कवर अप कर लिया है। सो मटेरियल कंट्रोल क्या है, मटेरियल कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट का। तो उसके बाद कि कैसे प्रोपोर्शनेट करना है, फर्स्ट फंड्स इन्वेस्टेड करने हैं, कैसे नेसेसरी है प्रोडक्शन मिनिमम, कैसे सक्सेस की कैसे डिपेंड होगी, इसी पर डिपेंड होगी। दैट मटेरियल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग परचेज स्टोर का स्टोरेज का, कि कैसे अनइंटरप्ट का बिना अनइंटरप्ट करे सब कुछ कैसे मैनेज हो सकता है। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मटेरियल कंट्रोल के, इसी कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, लोअर प्राइस रहे, प्रॉपर क्वालिटी रहे, नो अंडर स्टॉकिंग हो, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल हो, अवॉइडिंग एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज हो, इंफॉर्मेटिव अबाउट मटेरियल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मटेरियल की टेक्निक्स क्या हैं मटेरियल्स की।
तो स्टॉक लेवल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, वेड एनालिसिस, टू बिन सिस्टम, यूज ऑफ कंट्रोल एंड यूज ऑफ बजटरी एंड यूज ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ पे हमारे तीन इन्होंने नहीं है, FNSB, मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल एंड इनपुट आउटपुट रेशियो, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बुक है तो नहीं होगा। तो इस बार डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स की पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं क्या है। देन रीऑर्डर लेवल क्या है कि आपकी क्या लिमिट इनिशिएटेड फ्रेश सप्लाईज होनी चाहिए, कि मिनिमम स्टॉक कैसे होना चाहिए। सो रीऑर्डर लेवल कैसे, तो मैक्सिमम कंजप्शन को इंटू करेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर से, देन निकल जाएगी। देन उसके बाद हमारा मिनिमम लेवल क्या है कि मिनिमम क्वांटिटी मटेरियल आपके पास कितना होना चाहिए स्टोर का। देन कोई स्टॉपेज एज टू अवॉइड, जिससे हमारा कोई रुकने का काम नहीं, मतलब जैसे मटेरियल ख़त्म हो जाता है, सामान रुक जाता है ना, तो वो रुकने वाला काम नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम लेवल होनी चाहिए। देन रीऑर्डर लेवल को माइनस करेंगे, देन इनको इनटू करेंगे, तो ये ऐसे आएगा। देन उसके बाद मैक्सिमम लेवल की मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। देन डेंजर लेवल की इससे नीचे तो सामान जा ही नहीं सकता है। देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सिर्फ एक कल्ला क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपर एक 5 नंबर में अगर आना हुआ तो, क्योंकि ये आ जाता है हद तक मुझे लगता है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। सो उसके बाद द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज ऑन बेसिस ऑफ एज फॉलो, कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकलते हैं, मटेरियल एक्विजिशन कितना है, मटेरियल कैरिंग कॉस्ट कितनी है, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, कि कैसे क्या करना। और अगर जो परचेज में बल्क में ख़रीदा जा रहा है तो उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकलेगी। ऑन द अदर हैंड जो परचेज है स्मॉल कंट्रीज़ में, स्मॉल अमाउंट्स में, वो कैसे बनेगा। तो ये ज़रूरी है कि आपको कितनी क्वांटिटी मंगवानी है। तो यहाँ पे यदि इसमें मिनिमाइज टू कोस्ट एंड क्वांटिटी मटेरियल ऑर्डर की कितना करोगे, तो इसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिनोट कर देते हैं। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कॉस्ट निकल गई, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पे सिग्निफिकेंट कितना है। देन यहाँ पे जो कॉस्ट हो यहाँ पे डिफरेंस भी करा है, कि ये देखो कि इन्वेंटरी कॉस्ट कितनी है, द कॉस्ट कैरिंग मटेरियल्स इन स्टोर्स, की मटेरियल स्टोर्स में कब किन की कॉस्ट, और जो इन द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर की, उसको ऑर्डर करने में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट स्टोरेज बिल लाइक रेंट और ये सब चीज़ें, सैलरीज, दैन उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें। देन मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मेथड क्या है निकालने के। सो यहाँ पे हमारा EOQ का है 2CO, कि सी से कंजप्शन पर एनम कितना है, एनुअल कितना करा हमने, देन ऑर्डरिंग पर ऑर्डर कितना था हमारा, और हमारी इन्वेंट्री कितनी थी। अब हमने ऑर्डरिंग पढ़ लिया है क्या है, और इन्वेंट्री ऊपर पढ़ लिया है क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक सॉल्व करके भी देखा है कि एनुअल इतना था, मटेरियल इतना है। तो कैसे आप बस इसको पुट करके सॉल्व करोगे, एंड इसका एग्जांपल भी आ गया, तो शायद यही वाला लिख के आ जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज़ ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस वही था कि कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C की आपको किसको कितनी ज़्यादा वेटेज देनी है। ये नेक्स्ट पेज पे ज़्यादा अच्छे से लिखा है कि ये रेगुलर और क्लोज कंट्रोल देना है A को, मतलब जो हाई वैल्यू की ये हमारी से 5 to 10% होती है, और टोटल वैल्यू कितनी लगी होती है बिजनेस की, 70 to 80% हमारी इन्हीं पे वैल्यू लगी होती है। देन कैटेगरी B थोड़ी मीडियम होती है, 20 to 25 हमारा क्वान्टिटी होता है, और उसमें अमाउंट कितनी लगी होती है 20 to 25, और मॉडरेटरी कंट्रोल देखते हैं। और जो सी जो लो वैल्यू की होती है, टोटल क्वांटिटी इनकी 70 to 80% होती है, बट इन पे पैसे कितना लगता है, सिर्फ 5 to 10% लगता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट इन टाइम, कि जब एट दैट टाइम मंगा रहे हो, एट दैट एक्यूरेट टाइम मंगा रहे हो, तो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लोअर इन्वेस्टमेंट लगती है, हमारी इन्वेंट्री कम हो जाती है, स्मूथर आउटफ्लो होता है, मटेरियल की वेस्टेज नहीं होती है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बच जाती है, और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। द नेक्स्ट वन दैट इज़ वेड एनालिसिस। वेड एनालिसिस इन द सेंस वाइटल कौन से हैं एंड एसेंशियल कौन से एंड डिज़ायरेबल कौन से। वाइटल मटेरियल्स और स्पेयर्स की, जैसे ये जो क्रिटिकल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। देन एसेंशियल मटेरियल्स कौन से होते हैं, आर दोज एसेंशियल ऑफ प्रोडक्शन, द शॉर्टेज ऑफ, अगर यहाँ पर अगर हमारे ये कम हो गए तो मतलब हमारी अब तुरंत के तुरंत हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी। देन डिज़ायरेबल, जो कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इनके कम होने से। देन टू बिन सिस्टम इज़ अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल है, टेक्निक है कि कैसे कॉन्टिन्यूसली कैसे चेक करना है। तो इस बात कंट्रोल रेशियोज़ की, कंट्रोल रेशियोज़ क्या है, तो यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है कि इनपुट आउटपुट रेशियो कैसे निकालता है, इनपुट ऊपर नीचे आउटपुट और इनटू करेंगे 100 से। फिर इन्वेंट्री और स्टॉक रेशियो भी है यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बजटरी टेक्निक्स, की बजटरी टेक्निक्स
द मेन पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज डिस्कवर मेंटेन एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो इस वीडियो में पढ़ा रही, इसको मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेपर इसी से आएगा। जो पहले वीडियोज कराई हैं, जो वो एग्जैक्ट न्यू सिलेबस पे कराई हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए है वीडियो, सिर्फ इसके भरोसे मत जाना। ये सिर्फ एक रिवीजन और एक प्रैक्टिस के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, रिविजन्स कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मैं ये नहीं बता रही हूँ कि सिर्फ इन्हीं में से आएगा, नहीं, बाकी वीडियोस में भी आएगा। जितनी वीडियोस मैंने कराई है उनमें से करा लो, बस उन सब वीडियोस में से आएगा, कुछ भी आ सकता है, बस उन्हीं में से आएगा, वो कुछ भी आ सकता है। Then next one, that is perpetual inventory system and continuous stock system। की perpetual क्या है, the types of perpetual में क्या क्या आता था, bin cards, store ledgers, continuous stocking। अब पढ़ लिया। then continuous stocking पढ़ लेते हैं क्या है। stock taking, so continuous stock taking में भी डिफाइन है प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। हम फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ फिजिकली वेरिफिकेशन करते थे, फिर उसके बाद सब कुछ खुद जाके चेक करते थे। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते थे, परपीचुअल होता था, तो उसके बाद एरर्स निकल जाते थे तुरंत के तुरंत ही, स्टाफ की गलती निकलती थी, कुछ होता था तो, बट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ज़्यादा क्लरिकल लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ये सब चीज़ लगती थी। तो उसके बाद हमने कोई डिफरेंस पढ़ा है इन्होंने बीच में, यहाँ पे परपीचुअल इन्वेंट्री में और पीरियडिकल इन्वेंट्री में। देन परपीचुअल क्या था, यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, मटेरियल्स, मेंटेन, स्टोर डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें होती थी। और पीरियडिकल इन्वेंट्री में यहाँ पे हमारे पास द स्टॉक इज फिजिकली वेरीफाइड, ये हमारा फिजिकली वेरीफाइड होता थी हर चीज़। एंड परपीचुअल इन्वेंट्री में क्या होता था, यहाँ पे हमारी मेंटेनेंस, रिकॉर्ड, बिन कार्ड, स्टोरेज, ये सब चीज़ें बनती थी। और हमारा पीरियडिकल में यहाँ पे ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें यहाँ पे खुद जाके चेक कर लेते थे। परपीचुअल में क्या होता था, यहाँ पे रिक्वायर नहीं होती थी बिजनेस को रोकने की, पर पीरियडिकली में हमें नेसेसिटी पड़ जाती थी स्टॉक टेकिंग करते हुए रोकने की। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टर्स डिस्क्राइब परपीचुअल पढ़ लिया है। मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन सब को भी अच्छे से याद करके जाना, कुछ भी लिख सकते हो। और देखो थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद ABC एनालिसिस के यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हैं कि क्या एडवांटेजेस हो सकता है। स्ट्रिक्टर है, कैटेगरी निकाल देता है। देन उसके बाद वाई ओवर स्टॉकिंग शुड बी अवॉइडेड, ओवर स्टॉकिंग क्यों अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल्स की methods of pricing material issues explain with the term different methods of pricing material कि आप प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, लीफो, फीफो, हाईएस्ट एवरेज कॉस्ट मेथड, देन बेस स्टॉक, इन्फ्लेटेड, नेक्स्ट इन, फर्स्ट आउट, स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड्स। ये दो भी हमने यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से क्या होता है, जो द मटेरियल आर इशूड इन ऑर्डर द दे आर परचेज की, वही तब यूज़ होगा जैसे ही वो उनको परचेज करा। जो पहले परचेज करा हम उसको पहले वैल्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि पहले मार्च को ओपनिंग स्टॉक कितना था, इतनी यूनिट्स। तो यहाँ पे रेट बनाना है, पहले डेट आएंगी, पर्टिकुलर्स आएंगी, क्वान्टिटी, रेट एंड अमाउंट। देन उसके बाद बैड रिसिप्ट क्या है, इशूज़ क्या है, बैलेंस कितना बन जाता है। तो पहले में हमने सिर्फ परचेज करा था 500 यूनिट्स करी थी एज पर 2, तो क्वान्टिटी कितनी करी थी हमने, बैलेंस कितना हमारा 500 से शुरू हुआ था, रेट कितना था 2, एंड अमाउंट हमारी कितनी हो गई 10, मतलब वो 2 5 से 10 और 2 0 0, तो 1000 हो गया। तो उसके बाद हमने परचेज़ करा था 10 मार्च को, परचेज़ करा था 3000 यूनिट्स। तो हमारे रिसिप्ट्स में जाएगा 3000 यूनिट्स जाएगा, रेट जाएगा हमारा 3 पर यूनिट। तो अमाउंट हमारी कितनी होगी टोटल, और हमारा बैलेंस में कितना आएगा टोटल आ जाएगा, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, ठीक है। उसके बाद मटेरियल रिक्वेजिशन और ये सब चीज़ें, मतलब इशू वगैरह कराने में जिनको बनाना आता है वो बना लेना। देन उसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट की, जो हमने लास्ट में करा था, हम पहले उसकी एंट्री करते हैं। देन उसके बाद इसके एडवांटेजेस पढ़ लेंगे। यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हैं कि सिंपल है, अंडरस्टैंड है, यूज़फुल है। देन उसके बाद हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, फिर हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड, ये सारा हमारा प्रैक्टिकल्स में ही जाएगा, इनकी तो थ्योरी भी नहीं आ सकती। देन बेस स्टॉक मेथड, देन उसके बाद इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड ऐसे सोल्व होगा। जो लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए अभी से, उन सब के लिए है ये, वो देख सकते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक वाला, फिर उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड प्राइस वाला, देन उसके बाद सोल्व एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेबर। यस,
लेबर की, लेबर से शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय लेबर, और हमें डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में डिफरेंस करना है। सो लेबर और इसकी थ्योरी आ सकती है, लेबर की थ्योरी आएगी एग्जाम में, ठीक है। हमारी थ्योरी किन चैप्टर से आ रही है, पहले चैप्टर से आ रही है। फिर उसके बाद हमारी सेकंड चैप्टर से, मुझे सेकंड कोर्स शीट से तो ज़्यादातर नहीं आएगी, मुझे लगता है थर्ड चैप्टर से आ जाएगी, मटेरियल वाले से, परचेज रिक्विजिशन वगैरह से, और हमारे लेबर वाले से। इनसे मुझे चांसेस है कि इनसे थ्योरी आ सकती है। सो उसके बाद लेबर, लेबर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर, एंड दिस डिफरेंस करना डायरेक्ट लेबर में, डायरेक्ट लेबर में। सो लेबर क्या है, लेबर है जो ह्यूमन फोर्स हमारी प्रोडक्शन में लगी हुई है, उनको लेबर कहते हैं। और डायरेक्ट लेबर क्या है, जो डायरेक्टली इंगेज हो रही है, और इनडायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली तो दिखती नहीं है बट इंगेज है। तो डायरेक्ट लेबर में क्या आ रहा है हमारा, जितने भी लेबर इंगेज हो रहे हैं प्रोडक्शन में, और इनडायरेक्ट लेबर में जो कि इंगेज डायरेक्टली तो नहीं हो रहे, जैसे कि मशीन्स ऑपरेटर, असेंबली लाइन वर्कर्स, मॉडलर, फिशनर्स, कंपोजिटर्स वगैरह। और जो मेन एग्जांपल्स की इनडायरेक्ट लेबर क्या है, सुपरवाइजर, सुपर फोरमैन एंड मैकेनिक्स एंड टाइम कीपर, वॉचेस एंड क्लीनर्स, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद प्ले डायरेक्ट रोल करते हैं, ये डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करते हैं, ये कन्वीनियंट हो जाते हैं निकालने, कन्वीनियंट नहीं होते निकालने, और इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट दैट इज what do you mean by labor cost, what are its components की, and what do you mean by fringe benefits, और पार्ट ऑफ लेबर कोस्ट क्या है। देन उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। तो लेबर कोस्ट क्या होता है, सम टोटल होता है सारे एक्सपेंसेस का जो अभी हम वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स पे लगाते हैं, इनको लेबर कोस्ट बोल सकते हैं। ये टू पार्ट्स है, टाइप्स ऑफ लेबर कोस्ट, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर की जो वेजेस दे रहे हैं इन सबको, और इनडायरेक्ट लेबर। देन कंपोनेंट्स क्या है, और मॉनेटरी बेनिफिट्स हम क्या दे रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स कि कैश दे रहे हैं, लाइक डायरेक्ट वेजेस, डियर अलाउंसेस, city compensation allowances, house allowances, how rent allowances, medical leave। then monetary में क्या दे रहे हैं, ग्रेजुएशन, पेंशन, ईपीएफ दे रहे हैं, ईएसआई दे रहे हैं, प्रॉफिट लिंक दे रहे हैं। देन फ्रिंज बेनिफिट्स कौन से होते हैं, जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, ठीक है, जो मॉनेटरी में नहीं आते हैं। सो यहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन वगैरह, चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड्स। एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड्स क्या है, जो कि बाय पर्सनल डिपार्टमेंट बनाता है इसको सारे एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है कि नेम क्या है, फादर नेम, एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कंसर्न डिपार्टमेंट किससे है, ग्रेड कैटेगरीज क्या चीज़ है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पे रोल की पे रोल क्या है। सो पेरोल इज़ अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें उसकी सैलरीज, बोनस, नेट पेज, डिडक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बताता है कि उसको कितनी सैलरी जा चुकी है। देन उसको टाइमली एक्यूरेटली बनाया जाता है। सॉफ्ट रोल कैलकुलस भी यूज़ होता है। तो उसमें देन उसमें राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंशन इन फ्रॉड्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की क्या क्या प्रिवेंशन की, राइट। ये प्रिवेंशन वाला मुझे लगता है होप्स आ जाए एंड आना भी चाहिए कि प्रिवेंशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स कि फ्रॉड्स को कैसे रोके। तो आइडेंटिटी कार्ड बनाओ उनके अच्छे से चेक करने के लिए। देन क्रॉस चेकिंग करो, पेरोल सॉफ्टवेयर बनाओ, पेरोल बेस शीट मस्ट साइन कराओ। ओवर टाइम को करा रहे हो तो उसका प्रॉपर आप अच्छे से रिकॉर्ड बना के चलो। देन उसके बाद लेबर टर्नओवर की, लेबर टर्नओवर क्या है कि मतलब कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। सो मीनिंग क्या है, इट हैपन्स ऑन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओल्ड वर्कर्स हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, जॉब को न्यू वर्कर्स आ जाते हैं। जो इन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर ही ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं है कि ज़्यादा हाई हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। कि इसके मेथड्स क्या हैं, सेपरेशन मेथड निकालते हैं, फ्लक्स मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड, कि तीनों मेथड से कैसे कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर क्या है, पर्सनल कॉजेज हो सकते हैं, मतलब पर्सनल बेटरमेंट हो सकती है, लॉन्ग इलनेस हो सकती है, डोमेस्टिक चीज़ें हो सकती हैं। देन एक्सीडेंट्स वगैरह, डेथ, मैरिज वगैरह। एंड अवॉइडेबल कॉजेज कौन कौन से, तो जो हम अवॉइड कर सकते हैं, दे आर द दोज कैन नो बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल कर सकता है, मेडिकल एक्शंस कर सकता है। तो इसकी डिससेटिस्फेक्शन विद रेम्यूनरेशन, लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल चीज़ें। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग आवर्स, बैड वर्किंग कंडीशंस, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। एंड अनअवॉइडेबल वो कौन से होते हैं, कॉजेज देयर अंडर इन बिकम ऑब्लिगेटरी इन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि यहाँ पे हमारा पार्ट मतलब हम इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। देन एज आ गई, इफिशियंसीज आ गई, शॉर्टेज ऑफ वर्क आ गया। देन रेमेडीज, स्टेप इन मिनिमाइज लेबर टर्नओवर की कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, होप से ये भी आ जाना चाहिए लेबर टर्नओवर मेरे ख्याल से। तो कि
कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेयर रेट्स लाके, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट लाके, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल चीज़ें लाके एंड इंसेंटिव स्ट्रेंथ्स लाके, उनको सजेशंस देके, प्रॉपर ट्रेनिंग करा के, सूटेबल वर्किंग आवर्स करा के, इन सब चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर टर्नओवर, कि नेचर क्या है लेबर टर्नओवर का। सो लेबर टर्नओवर इज़ अ रेट ऑफ चेंज, कि कौन से नंबर पे वो जा रहे हैं। देन उसके बाद लेबर टर्नओवर राइज टू वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, एंड उसके बाद 2 कैटेगरीज में है, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल में। देन हाई लेबर टर्नओवर, देन सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर टर्नओवर क्यों है। देन उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर, व्हाट आर द कोस्ट एसोसिएटेड विद इट, हाउ वुड यू ट्रीट दिन इन कोस्ट अकाउंटिंग। की लेबर टर्नओवर की मीनिंग हमने कर लिया है, कोस्ट अकाउंट एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर की प्रिवेंशन कॉस्ट कितनी आती है। प्रिवेंशन कॉस्ट मतलब उसको रोकने के लिए जितनी कॉस्ट लगाता है, जैसे अच्छा इन्वायरमेंट के लिए, अकोमोडेशन के लिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा के, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि preventive cost should be appointed among the different department ratios। एक रिप्लेसमेंट को ज़्यादा आती है, जैसे एडवर्टीजमेंट हम रिप्लेस कर रहे हैं उनको, तो एडवर्टीजमेंट में, कंड्यूसिंग इंटरव्यूज़ में, आउटपुट डिलेज में। देन न्यू ट्रेनिंग की, न्यू वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय लेबर टर्नओवर, डिस्कसेस इफेक्ट ऑफ कोस्ट प्रोडक्शन। तो मीनिंग पढ़ ली है। और हाई इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इसके, कि हाई लेबर टर्नओवर इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ज़्यादा सीरियस हो जाता है, जो फ्लो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, इफ़िशिएंसी नहीं आती है न्यू वर्कर्स में। फिर उसके बाद न्यू रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं, ट्रेनिंग में ज़्यादा खर्चा लगता है, ज़्यादा चीज़ें आती हैं। देन आइडल टाइम, की आइडल टाइम क्या है, देखो आइडल टाइम क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कैटेगरीज हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, कि प्रॉपर आइडल टाइम क्या है। क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। सो आइडल टाइम मीन द टाइम, आइडल मीन द टाइम ड्यूरिंग विच द वर्कर रिमेन्स आइडल, कि जितना काम उसने नहीं करा है। यस मतलब जितना काम, मतलब जितना काम उसने नहीं करा है। आइडल टाइम वो होता है जितना उसने काम नहीं करा है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ आइडल टाइम क्या होता है। नॉर्मल आइडल टाइम, इट इज़ द वेस्टेज ऑफ द लेबर टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि फैक्ट्री में आना जाना, नॉर्मल फिटिंग के लिए, टी ब्रेक्स के लिए, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। देन अब नॉर्मल होता है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर प्रिकॉशंस, जैसे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पावर फेलियर, नो अवेलेबिलिटी, वेटिंग फॉर वर्क, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इन सब चीज़ों के लिए। देन उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, ये ट्रीटमेंट क्या है। सो यहाँ पे हमारा इन्फ्लेटेड वेज रेट है, चार्ज ऑफ फैक्ट्री है। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, तो इज़ नॉट इंक्लूडेड, जो इंक्लूडेड नहीं होता है। हम कैसे कंट्रोल करते हैं। ओवर टाइम, ओवर टाइम कितना होता है, मीनिंग क्या होता है, जो टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर डूइंग अ जॉब अब दिस नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा होता है उसको ओवर टाइम बोलते हैं। एक्चुअल आवर कितने थे माइनस करेंगे नॉर्मल वर्किंग आवर्स से, तो हमने मतलब उसने कितना काम करा और कितना करना चाहिए था, उन सबको माइनस करेंगे तो आ जाता है। फिर उसके बाद कोजेज ऑफ ओवर टाइम क्या हो सकते हैं। सडन इंक्रीज इन डिमांड बढ़ गई है, शॉर्टेज आ रही है, रॉ मटेरियल का यूजेज करना है, मशीन्स रुक गई थी इस वजह से दोबारा काम करना है, ये सब चीज़ें। देन उसके देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर टाइम की, जो कि हमारा ओवर टाइम होता है इसको हम ज़्यादा ही पैसे पे करते हैं ओवर टाइम वालों को, तो हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। देन यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, फेटिंग वगैरह आ जाता है, क्योंकि वो पहले थका हुआ होगा, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, वो सफ़र करेगा। देन कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है इसको, कि ओवर टाइम जो है मस्ट बी रिसोर्टेड ओनली मैन एक्सट्रीमली एसेंशियल, बुक तभी करना चाहिए जब एक्सट्रीमली एसेंशियल हो, जो सारे काम में वो ऑथोराइज होने चाहिए प्रॉपर, और सेपरेट रिकॉर्ड होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट के। देन ट्रीटमेंट ऑफ ओवर, ट्रीटमेंट की ओवर कोस्ट, ओवर टाइम को कैसे ट्रीटमेंट करना है। देन उसके बाद उनको ज़्यादा टाइम मिलता है तो यहाँ पे नॉर्मल वेजेस, और वेजेस है नॉर्मल रेट पे, और हमारा ओवर टाइम के लिए इनको प्रीमियम दिया जाता है। एग्जांपल जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से 44 से जो वर्कर्स को 6 रुपये दिए जाते हैं पर आवर के लिए टाइम, और ओवर टाइम इनको 50% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल वेजेस, की नॉर्मल वेजेस को कैसे ट्रीट करेंगे। देन ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम अलाउ प्रीमियम, कॉजेज ऑफ ओवर टाइम वर्किंग क्या क्या हो सकता है, कि जहाँ पे हमारा जॉब बनानी हो, टेम्प्रेरी एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करनी हो, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट, मतलब अलग अलग को हम कैसे अलग अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो है। देन उसके बाद एग्जांपल ऑफ आइडल टाइम कॉस्ट, आइडल टाइम हमने पढ़ लिया है, ओवर टाइम हमने पढ़ लिया है इस क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स प्लान, मतलब रिम्यूनरेशन वाला चैप्टर है ये, ठीक है। सो
डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट क्या है। देन यहाँ पे देखो मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। सो द एग्जिस्ट सेवरल मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय वेज पेमेंट इन वैसे क्लासिफाइज अंडर टाइम रेट, पीस रेट, कॉम्बिनेशन एंड प्रीमियम बोनस। ठीक है, तो टाइम रेट क्या है ना, दिस मेथड द वर्कर पेड द बेसिक टाइम स्पेंड कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड करा, मतलब टाइम स्पेंड कितना करा और पर वर्क पर डे पर वीक कितना करा, उन दोनों इंटू करेंगे तो हमारी वेजेस निकल आएगी। जिसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, कैलकुलेशन ईजी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्टेंस नहीं कर पाता है, नो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। सर्कमस्टांसेस इन विच टाइम रेट इज़ इफेक्टिव एंड यूजफुल कि किस कब इफेक्टिव होता है। तो उसके बाद इसके 4 वेरियस हैं, फ्लैट टाइम, हाई डे, ग्रेजुएट टाइम, डिफरेंशियल टाइम। तो फ्लैट टाइम क्या होता है, सो फ्लैट टाइम अंडर दिस मेथड द वर्कर आर पेड एट द फ्लैट रेट, इनको जो पे फ्लैट रेट एंड टाइम स्पेंड कितना करा उन पर मिलता है। देन हाई रेट, देन उसके बाद ग्रेजुएट टाइम, देन उसके बाद डिफरेंशियल रेट, किन डिफरेंशियल रेट क्या है। देन पीस रेट सिस्टम, पीस रेट में जब उन्होंने प्रोडक्ट बनाया उसके बेसिस पे उन्हें वेजेस मिलती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिफरेंस कर पाते हैं, स्लो एंड एफिशिएंट वर्कर में एफिशिएंट को ज़्यादा काम मिलता है, जो एफिशिएंसी वाले उनको इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पेमेंट हमें करनी नहीं पड़ती, आइडल टाइम के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता। देन डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट में सफ़र, जो क्वालिटी होती है वो सफ़र करती है क्योंकि लोग ज़्यादा बनाने के चक्कर में रहते हैं। देन उसके बाद वेस्टेज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा मटेरियल की, टाइम अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। देन सर्कमस्टांसेस हैं। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, मतलब ये भी सब डिवाइडेड होगा, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। देन उसके बाद टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, देन एग्जांपल, देन ये हमारा सारा थ्योरी में चला जाएगा। देन कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, कॉम्बिनेशन भी करा इन्होंने टाइम पीस का और हमारा वेज का वाले का। देन उसके बाद प्रीमियम बोनस मेथड, प्रीमियम बोनस मेथड। सो हैशलेस प्रीमियम बोनस मेथड क्या था, टोटल अर्निंग्स क्या होते हैं, टोटल अर्निंग्स मतलब वेजेस कितना है, बोनस कितना है, वैसे सॉल्व करके निकलेगा। एडवांटेजेस, दिस मेथड इज ईजी टू ऑपरेट, ईजी है ऑपरेट करने में, ईजिली समझा जा सकता है। रोवंस प्रीमियम का मेथड का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। तो उसके बाद इमर्स एफिशिएंसी प्लान, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इंसेंटिव प्लान एंड इन रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर, मेंशन एनी टू सच मेथड्स गिविंग बाय देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। कि देखो हम यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं वो रिम्यूनरेशन वाले में कि आपको इंसेंटिव प्लान बताने और खुद से आपको एग्जांपल भी देने हैं। सो इंसेंटिव काइंड ऑफ मोटिवेशन है वर्कर्स को, जो उनके क्विकली एंड एफिशिएंटली के लिए दे सकते हैं, बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं उनको। देन फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्राइम, फिक्स कर देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल टाइम, कैलकुलेशन टाइम स्पेड कितना है, देन पेमेंट ऑफ बोनस। देन हमारा हैशलेस प्रीमियम का, देन मेरिट्स ऑफ हैशलेस क्या है, देन डिमेरिट्स ऑफ क्या है वो लिखते हैं। देन यहाँ पे रोमन्स का प्रीमियम प्लान क्या था उनमें पीछे पड़ा है। देन उसके बाद फिर उसके बाद उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फिर उसके बाद व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजायरेबल एंड सक्सेसफुल इंसेंटिव वेजेस प्लान। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मोराल मिल सके, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, कंट्रोल कर पाए, लेबर कॉस्ट बच पाए, मिनिमाइज लेबर एब्सेंटीजम हो, स्टेबलाइज लेबर टर्नओवर हो, एफिशिएंट वर्कर को निकाल सके, ये सब चीज़ें। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजरेबल इन एनी सक्सेसफुल इंसेंटिव वेज प्लान, सिंपल होता है, फेयर होता है, ग्रेजुएट होता है, गारंटीड होता है, मिनिमम वेजेस डिस्टेंट कर पाते हैं, एफिशिएंट और इफिशिएंट वर्कर में, यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमाइजिंग एंड साइंटिफिक एंड मोटिवेशनल इकोनॉमिक अप्रूवल, ये सब चीज़ें कर पाते हैं हम। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सॉल्व एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेते हैं ये भी। चलो, रिम्यूनरेशन वाले में से मेरे ख्याल से सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही आएंगे, और अगर आएंगे तो ठीक है। उसके बाद सो ये थे हमारी यूनिट 1 की सारी फाइनल टच टू थ्योरी। अब हम नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया वो चैनल ज्वाइन कर लो, इसकी पीडीएफ मैं चैनल में शेयर कर दूँगी।